हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। एक और अनोखी कहानी के साथ आज हाजिर है। यह कहानी 19वीं सदी के एक स्वर्ण खोज शिविर में एक शिशु के जन्म के बारे में। रोअरिंग कैंप में हंगामा हो रहा था। यह लड़ाई नहीं हो सकती थी क्योंकि 1850 में यह इतना नया नहीं था कि पूरी बस्ती को एक साथ बुलाया जा सके। खाइयां और दहलीजें न केवल सुनसान थीं, बल्कि टटल की किराने की दुकान ने अपने जुआरियों को आमंत्रित किया था, जिन्होंने, यह याद किया जाएगा, उस दिन शांति से अपना खेल जारी रखा था जब फ्रांसीसी पीट और कनक जो ने सामने के कमरे में बार के ऊपर एक दूसरे को गोली मार दी थी। पूरा कैंप समाशोधन के बाहरी किनारे पर एक असभ्य केबिन के सामने एकत्र हुआ था। धीमी आवाज में बातचीत चल रही थी, लेकिन एक महिला का नाम बार बार दोहराया जा रहा था। यह कैंप में काफी जाना पहचाना नाम था। चेरोकी साल, शायद उसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। वह एक असभ्य और, जैसा कि आशंका है, एक बहुत ही पापी महिला थी। लेकिन उस समय वह रोअरिंग कैंप में एकमात्र महिला थी, और उस समय वह बहुत ही पीड़ा में थी, जब उसे अपने लिंग की सेवा की सबसे अधिक आवश्यकता थी। लंपट, परित्यक्त और अपूरणीय, वह अभी भी एक ऐसी शहादत को झेल रही थी जिसे सहानुभूतिपूर्ण नारीत्व द्वारा पर्दे में भी सहना मुश्किल था, लेकिन अब अपने अकेलेपन में भयानक थी। उस मूल अकेलेपन में उसे आदिम अभिशाप मिला था जिसने पहले अपराध की सजा को इतना भयानक बना दिया होगा। यह शायद उसके पाप के प्रायश्चित का हिस्सा था कि एक ऐसे क्षण में जब उसे अपनी लिंग की सहज कोमलता और देखभाल की सबसे अधिक कमी थी, वह अपने पुरुष साथियों के केवल आधे अधूरे तिरस्कारपूर्ण चेहरों से मिली। फिर भी मुझे लगता है कुछ दर्शक उसके दुखों से प्रभावित हुए थे। सैंडी टिप्टन ने सोचा कि यह सैल पर कठोर था, और उसकी स्थिति के चिंतन में एक पल के लिए इस तथ्य से श्रेष्ठ हो गया कि उसके पास अपनी आस्तीन में एक इक्का और दो बोवर थे। यह भी देखा जाएगा कि स्थिति नई थी। रोअरिंग कैंप में मौतें किसी भी तरह से असामान्य नहीं थीं, लेकिन जन्म एक नई बात थी। लोगों को शिविर से प्रभावी रूप से निकाल दिया गया था, आखिरकार, और वापस लौटने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन यह पहली बार था कि किसी को शुरू से ही पेश किया गया था। इसलिए उत्साह था। तुम वहां जाओ, स्टम्पी, केंटक के नाम से जाने जाने वाले एक प्रमुख नागरिक ने लाउंजर्स में से एक को संबोधित करते हुए कहा। वहां जाओ और देखो कि तुम्हारे रिश्तेदार क्या करते हैं। तुम्हें उन चीजों का अनुभव है, शायद चयन में उपयुक्तता थी। स्टम्पी अन्य जगहों पर दो परिवारों का कथित मुखिया था। वास्तव में इन कार्यवाहियों में कुछ कानूनी अनौपचारिकता के कारण रोअरिंग कैंप एक शरण का शहर उसकी कंपनी का ऋणी था। भीड़ ने चयन को मंजूरी दी, और स्टम्पी बहुमत के सामने झुकने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान था। एक्सटेम्पोर सर्जन और दाई पर दरवाजा बंद हो गया, और रोअरिंग कैंप बाहर बैठ गया, अपनी पाइप पीता रहा, और मुद्दे की प्रतीक्षा कर रहा था। सभा में लगभग 100 लोग थे। इनमें से एक या दो वास्तव में न्याय से भगोड़े थे, कुछ अपराधी थे, और सभी लापरवाह थे। शारीरिक रूप से उन्होंने अपने पिछले जीवन और चरित्र का कोई संकेत नहीं दिखाया। सबसे बड़े बदमाश का चेहरा राफेल जैसा था, उसके बाल सुनहरे थे। ओखहर्स्ट, जो जुआरी था, में हेमलेट जैसी उदासी और बौद्धिक अमूर्तता थी। सबसे शांत और सबसे साहसी व्यक्ति की लंबाई मुश्किल से 5 फीट से ज्यादा थी। उसकी आवाज नरम और शर्मीली, डरपोक थी। उनके लिए रफ शब्द का इस्तेमाल परिभाषा के बजाय एक भेद था। शायद उंगलियों, पैर की उंगलियों, कानों आदि के छोटे छोटे विवरणों में शिविर में कमी रही होगी, लेकिन ये मामूली चूक उनकी समग्र ताकत को कम नहीं करती थी। सबसे मजबूत आदमी के दाहिने हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां थीं, सबसे अच्छे निशानेबाज की सिर्फ एक आंख। केबिन के चारों ओर बिखरे हुए लोगों का शारीरिक रूप ऐसा था। शिविर 2 पहाड़ियों और एक नदी के बीच एक त्रिकोणीय घाटी में था। एकमात्र निकास एक पहाड़ी की चोटी पर एक खड़ी पगडंडी थी जो केबिन के सामने थी, जो अब उगते हुए चांद से रोशन थी। पीड़ित महिला ने इसे उस खुरदरी चारपाई से देखा होगा जिस पर वह लेटी थी। इसे चांदी के धागे की तरह घुमावदार देखा जब तक कि यह ऊपर के तारों में खो नहीं गया। मुरझाए हुए देवदार की शाखाओं की आग ने सभा में मिलनसारिता को जोड़ा। धीरे धीरे रोअरिंग कैंप की स्वाभाविक सहजता वापस आ गई। परिणाम के बारे में खुलेआम दाव लगाए गए और लिए गए। 3 से 5 की सैल इसे पूरा कर लेगा, यहाँ तक कि बच्चा बच जाएगा। आने वाले अजनबी के लिंग और रंग के बारे में भी दाव लगाए गए। एक उत्तेजित चर्चा के बीच दरवाजे के सबसे नजदीकी लोगों से एक विस्मयकारी आवाज आई, और शिविर सुनने के लिए रुक गया।
चीड़ के पेड़ों की हिलती डुलती आवाज, नदी की तेज धारा और आग की चिंगारी के ऊपर एक तीखी कर्कश चीख उठी, एक ऐसी चीख जो कैंप में पहले कभी नहीं सुनी गई थी। चीड़ के पेड़ों ने कराहना बंद कर दिया, नदी का बहना बंद हो गया और आग की चिंगारी भी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी सुनना बंद कर चुकी हो। कैंप में सभी लोग एक साथ खड़े हो गए। बारूद की एक बैरल को फोड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन मां की स्थिति को देखते हुए बेहतर सलाह दी गई और केवल कुछ रिवॉल्वर ही दागी गईं, क्योंकि कैंप की असभ्य सर्जरी के कारण या किसी और कारण से चेरों की साल तेजी से डूब रही थी। 1 घंटे के भीतर वह मानो उस उबड़-खाबड़ सड़क पर चढ़ गई थी जो सितारों की ओर जाती थी, और इस तरह रोवरिंग कैंप उसके पाप और शर्म से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। मुझे नहीं लगता कि इस घोषणा ने उन्हें बहुत परेशान किया, सिवाय बच्चे के भाग्य के बारे में अटकलों के। क्या वह अब जीवित रह सकता है? स्टम्पी से पूछा गया। जवाब संदिग्ध था। बस्ती में चेरों की सैल के लिंग और मातृ स्थिति का एकमात्र अन्य लक्षण गधा था। योग्यता के बारे में कुछ अनुमान थे, लेकिन प्रयोग की कोशिश की गई। यह रोमुलस और रेमस के प्राचीन उपचार की तुलना में कम समस्याग्रस्त था और जाहिर तौर पर उतना ही सफल था। जब ये विवरण पूरे हो गए, जिसमें 1 और घंटा लग गया, तो दरवाजा खोला गया और पुरुषों की उत्सुक भीड़, जो पहले से ही एक कतार में खड़ी थी, एकल पंक्ति में प्रवेश किया। कम चारपाई या शेल्फ के बगल में, जिस पर कंबल के नीचे मां की आकृति स्पष्ट रूप से रेखांकित थी, एक पाइन टेबल खड़ी थी। इस पर एक मोमबत्ती बॉक्स रखा गया था और इसके भीतर घूरते लाल फलालैन में लिपटा हुआ रोअरिंग कैंप में अंतिम आगमन था। मोमबत्ती बॉक्स के बगल में एक टोपी रखी गई थी। इसका उपयोग जल्द ही संकेत दिया गया था। सज्जनों, स्टम्पी ने अधिकार और पदेन शालीनता के एक विलक्षण मिश्रण के साथ कहा, सज्जनों कृपया सामने के दरवाजे से अंदर जाएं, मेज के चारों ओर और पीछे के दरवाजे से बाहर निकलें। जो कोई अनाथ की मदद के लिए कुछ भी करना चाहेगा, उसे एक टोपी मिल जाएगी। पहला आदमी अपनी टोपी पहने हुए अंदर आया। हालांकि जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसने अपनी टोपी खोल दी और इस तरह अनजाने में अगले के लिए एक उदाहरण पेश कर दिया। ऐसे समुदायों में अच्छे और बुरे काम संक्रामक होते हैं। जैसे जैसे जुलूस में शामिल लोग टिप्पणियां करने लगे, आलोचनाएं शायद शोमैन के किरदार में स्टम्पी को संबोधित थीं, क्या वह वही है? बहुत छोटा नमूना, इसमें रंग ही नहीं है, न तो बड़ा है और न ही कोई डेरिंगर। योगदान की विशेषताएं इस प्रकार थीं, एक चांदी का तंबाकू का डिब्बा, एक डबलून, एक नेवी रिवॉल्वर चांदी से चढ़ा हुआ, एक सोने का नमूना, एक बहुत ही खूबसूरती से कढ़ाई किया हुआ महिला का रूमाल ज्वारी ओकहर्स्ट से, एक हीरे का ब्रेस्टपिन, एक हीरे की अंगूठी, एक चांदी का चम्मच। आखिरकार मुझे कहना पड़ रहा है कि ये अक्षर देने वाले के नहीं थे। सर्जन की एक जोड़ी कैंची, एक लैंसेट, 5 पाउंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड का नोट और करीब $200 के खुले सोने और चांदी के सिक्के। इन कार्यवाहियों के दौरान स्टम्पी ने चुप्पी बनाए रखी, जो उसके बाईं ओर के मृत व्यक्ति की तरह ही भावशून्य थी, एक गंभीरता जो उसके दाईं ओर के नवजात शिशु की तरह ही गूढ़ थी। उत्सुक जुलूस की एकरसता को तोड़ने के लिए केवल एक घटना घटी। जैसे ही केंटक मोमबत्ती के डिब्बे पर आधा उत्सुकता से झुका, बच्चा मुड़ा और दर्द के दौरे में उसकी टटोलने वाली उंगली को पकड़ लिया और उसे एक पल के लिए कसकर पकड़े रखा। केंटक मूर्ख और शर्मिंदा लग रहा था। उसके मौसम से जख्मी गाल पर शर्मिंदगी जैसी कोई चीज खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रही थी। वह कमीना छोटा बदमाश, उसने कहा। बाहर जाते समय उसने उस उंगली को उसके साथियों से थोड़ा अलग रखा और उत्सुकता से उसकी जांच की। जांच से बच्चे के संबंध में वही मूल टिप्पणी उभरी। वास्तव में उसे इसे दोहराने में मजा आ रहा था। उसने मेरी उंगली से खड़खड़ाया। उसने टिप्टन से 4 बजे थे जब शिविर में विश्राम की इच्छा हुई। जिस केबिन में पहरेदार बैठे थे, उसमें एक लाइट जल रही थी, क्योंकि स्टम्पी उस रात सोने नहीं गया था। केंटक भी नहीं। उसने खूब शराब पी और अपने अनुभव को बड़े चाव से बताया, जो हमेशा नए आने वाले की निंदा करने के साथ समाप्त होता था। ऐसा लगता था कि यह उसे भावनाओं के किसी भी अनुचित निहितार्थ से मुक्त कर देता था, और केंटक में कुलीन लिंग की कमजोरियां थीं। जब बाकी सभी लोग सो गए, तो वह नदी के किनारे चला गया और चिंतन करते हुए सीटी बजाई। फिर वह केबिन के पास से घाटी में चला गया। अभी भी प्रदर्शनकारी उदासीनता के साथ सीटी बजा रहा था। एक बड़े रेडवुड पेड़ पर वह रुका और अपने कदम पीछे खींचे और फिर से केबिन के पास से गुजरा। नदी के किनारे आधे रास्ते में वह फिर से रुका
और फिर वापस लौटा और दरवाजा खटखटाया। इसे स्टम्पी ने खोला। कैसा चल रहा है? केंटक ने स्टम्पी से मोमबत्ती के डिब्बे की ओर देखते हुए कहा। सब शांत है, स्टम्पी ने उत्तर दिया। कुछ चल रहा है? कुछ नहीं। एक क्षण रुका। एक शर्मनाक विराम। स्टम्पी अभी भी दरवाजा पकड़े हुए था। फिर केंटक ने अपनी उंगली का सहारा लिया, जिसे उसने स्टम्पी के सामने रखा। इससे परेशान, वह कमीना बदमाश, उसने कहा, और चला गया। अगले दिन चेरोकी सैल को रोरिंग कैंप में ऐसी ही बेढंगी समाधि मिली। उसके शरीर को पहाड़ी पर ले जाने के बाद शिविर की एक औपचारिक बैठक हुई, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि उसके शिशु के साथ क्या किया जाना चाहिए। इसे अपनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से और उत्साहपूर्ण था, लेकिन उसकी जरूरतों को पूरा करने के तरीके और व्यवहार्यता के संबंध में एक जीवंत चर्चा तुरंत शुरू हो गई। यह उल्लेखनीय था कि इस तर्क में उन उग्र व्यक्तित्वों में से कोई भी शामिल नहीं था जिनके साथ रोरिंग कैंप में आमतौर पर चर्चा की जाती थी। टिप्टन ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें बच्चे को रेड डॉग में भेज देना चाहिए, 40 मील की दूरी पर, जहां महिला का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सुझाव का उग्र और सर्वसम्मत विरोध हुआ। यह स्पष्ट था कि उनके नए अधिग्रहण से अलग होने की कोई भी योजना एक पल के लिए भी मन में नहीं आएगी। इसके अलावा टॉम राइडर ने कहा, रेड डॉग के वे साथी इसे बदल देंगे और हमारे लिए किसी और को बुला लेंगे। अन्य स्थानों की तरह रोरिंग कैंप में भी अन्य शिविरों की ईमानदारी पर अविश्वास व्याप्त था। शिविर में एक महिला नर्स की शुरुआत पर भी आपत्ति जताई गई। यह तर्क दिया गया कि कोई भी सभ्य महिला रोरिंग कैंप को अपना घर मानने के लिए राजी नहीं हो सकती, और वक्ता ने आग्रह किया कि वे किसी अन्य प्रकार की महिला नहीं चाहते। मृत मां के लिए यह निर्दयी संकेत, चाहे यह कितना भी कठोर क्यों न लगे, शालीनता का पहला आघात था, शिविर के पुनरुद्धार का पहला लक्षण। स्टम्पी ने कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। शायद उसे कार्यालय में संभावित उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने में एक निश्चित नाजुकता महसूस हुई। लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने दृढ़ता से कहा कि वह और जिन्नी पहले जिस स्तनपायी का उल्लेख किया गया था, बच्चे का पालन पोषण करने में कामयाब हो सकते हैं। योजना में कुछ मौलिकता, स्वतंत्रता और वीरता थी, जिसने शिविर को प्रसन्न किया। स्टम्पी को रखा गया। कुछ सामान सैक्रामेंटो के लिए भेजे गए। ध्यान दें, कोषाध्यक्ष ने कहा, जैसे ही उसने एक्सप्रेसमैन के हाथ में सोने की धूल का एक थैला थमा दिया। सबसे बढ़िया जो मिल सकता है, फीता, तुम जानते हो, और फिलिग्री वर्क और तामझाम। लानत है कीमत पर। अजीब बात है, बच्चा खूब फला फूला। शायद पहाड़ी शिविर का स्फूर्तिदायक वातावरण भौतिक अभावों की भरपाई कर रहा था। प्रकृति ने नवजात शिशु को अपने व्यापक वक्षस्थल में ले लिया। सिएरा तलहटी के उस दुर्लभ वातावरण में वह हवा जो बालसम की गंध से तीखी थी, वह अलौकिक सौहार्दपूर्ण जो एक साथ स्फूर्तिदायक और उत्साहवर्धक था, उसे शायद भोजन और पोषण मिला हो, या एक सूक्ष्म रसायन जो गधे के दूध को चूने और फास्फोरस में बदल देता हो। स्टम्पी को विश्वास था कि यह बाद वाला और अच्छा पालन पोषण था। मैं और वह गधा, वह कहता, उसके लिए पिता और माँ रहे हैं, तुम कभी भी हमारे पीछे मत पड़ना। वह अपने सामने पड़े असहाय बन। जब वह 1 महीने का हुआ तो उसे नाम देने की जरूरत स्पष्ट हो गई। उसे आमतौर पर द किड, स्टम्पीज बॉय, द कोयोट, उसकी आवाज की शक्ति का एक संकेत, और यहां तक कि केंटक के प्यारे छोटे नाम द डीडी लिटिलकस्ट के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन ये नाम अस्पष्ट और असंतोषजनक लगे, और आखिरकार दूसरे प्रभाव के तहत उन्हें खारिज कर दिया गया। जुआरी और साहसी लोग आमतौर पर अंधविश्वासी होते हैं, और ओकहर्स्ट ने एक दिन घोषणा की कि बच्चा रोअरिंग कैंप में भाग्य लेकर आया है। यह निश्चित था कि हाल ही में वे सफल रहे थे। लक नाम पर सहमति बनी, अधिक सुविधा के लिए टॉमी उपसर्ग के साथ। मां का कोई संकेत नहीं किया गया था और पिता अज्ञात थे। दार्शनिक ओकहर्स्ट ने कहा, यह बेहतर है सभी तरफ से एक नया सौदा करना। उसे लक कहें और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। तदनुसार नामकरण के लिए एक दिन अलग रखा गया। इस समारोह का क्या मतलब था, यह पाठक सोच सकता है, जिसने पहले ही रोअरिंग कैंप की लापरवाह बेअदबी का अंदाजा लगा लिया है। समारोह का संचालक एक बोस्टन था, जो एक प्रसिद्ध मूर्ख था, और यह अवसर सबसे बड़ी विनोदप्रियता का वादा करता था। इस चतुर व्यंग्यकार ने स्थानीय संकेतों के साथ चर्च सेवा का एक व्यंग्य तैयार करने में 2 दिन बिताए थे। गायक मंडली को उचित प्रशिक्षण दिया गया था, और सैंडी टिप्टन को गॉडफादर के रूप में खड़ा होना था। लेकिन जब जुलूस संगीत और बैनरों के साथ ग्रोव में चला गया,
और बच्चे को एक नकली वेदी के सामने रखा गया तो स्टम्पी ने उत्सुक भीड़ के सामने कदम रखा। मजाक खराब करना मेरी शैली नहीं है, लड़कों, छोटे आदमी ने अपने आसपास के चेहरों को घूरते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यह इस बच्चे पर मजाक उड़ाने के लिए बहुत कम है कि वह समझ नहीं पाएगा। और अगर कोई गॉडफादर होने वाला है तो मैं देखना चाहूंगा कि मुझसे बेहतर अधिकार किसके पास हैं। स्टम्पी के भाषण के बाद सन्नाटा छा गया। सभी हास्यकारों के लिए यह कहना उचित होगा कि इस न्याय को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति व्यंग्यकार था जो इस तरह अपने मजाक से दूर हो गया। लेकिन स्टम्पी ने जल्दी से अपना पक्ष रखते हुए कहा, हम यहाँ नामकरण के लिए आए हैं और हम इसे करेंगे। मैं आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कैलिफोर्निया राज्य के कानूनों के अनुसार थॉमस लक घोषित करता हूँ, इसलिए भगवान मेरी मदद करें। यह पहली बार था कि शिविर में देवता का नाम अपवित्र रूप से नहीं बल्कि किसी और तरह से बोला गया था। नामकरण का तरीका शायद व्यंग्यकार की कल्पना से भी अधिक हास्यास्पद था, लेकिन अजीब बात यह है कि किसी ने इसे नहीं देखा और कोई भी हंसा नहीं। टॉमी का नामकरण उतनी ही गंभीरता से किया गया जितना कि वह एक ईसाई छत के नीचे करता, और वह रोया और उसे रूढ़िवादी तरीके से सांत्वना दी गई। और इस तरह रोअरिंग कैंप में पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। लगभग अगोचर रूप से बस्ती में बदलाव आया। टॉमी लक को सौंपा गया केबिन या द लक, जैसा कि उसे अक्सर बुलाया जाता था, में पहले सुधार के संकेत दिखे। इसे सावधानीपूर्वक साफ और सफेदी से रंगा गया था। फिर इसे बोर्डिंग, कपड़े और कागज से सजाया गया। खच्चर द्वारा 80 मील की दूरी पर लादे गए शीशम के पालने ने, स्टम्पी के शब्दों में, बाकी फर्नीचर को नष्ट कर दिया, इसलिए केबिन का पुनर्वास एक आवश्यकता बन गया। जो लोग स्टम्पी के यहाँ द लक कैसे रहता है यह देखने के लिए आराम करने की आदत में थे, वे बदलाव की सराहना करते दिखे, और आत्मरक्षा में टटल की किराने की प्रतिद्वंद्वी स्थापना ने खुद को आगे बढ़ाया और एक कालीन और दर्पण आयात किया। रोअरिंग कैंप की उपस्थिति पर बाद के प्रतिबिंबों ने व्यक्तिगत स्वच्छता की सख्त आदतों को जन्म दिया। फिर से स्टम्पी ने उन लोगों पर एक तरह का संगरोध लगाया जो लक को धारण करने के सम्मान और विशेषाधिकार की आकांक्षा रखते थे। यह केंटक के लिए एक क्रूर अपमान था जिसने एक बड़े स्वभाव और सीमांत जीवन की आदतों की लापरवाही में सभी कपड़ों को एक दूसरी क्यूटिकल के रूप में देखना शुरू कर दिया था, जो सांप की तरह केवल सड़ने से ही छूट जाती है, कुछ विवेकपूर्ण कारणों से इस विशेषाधिकार से वंचित होना। फिर भी नवाचार का ऐसा सूक्ष्म प्रभाव था कि उसके बाद वह नियमित रूप से हर दोपहर एक साफ शर्ट और चेहरे पर अपने स्नान से चमकता हुआ दिखाई देता था। नहीं, नैतिक और सामाजिक स्वच्छता कानूनों की उपेक्षा की गई। टॉमी, जिसे अपना पूरा जीवन आराम करने के लिए लगातार प्रयास करने में बिताना था, उसे शोर से परेशान नहीं होना चाहिए। चिल्लाना और चीखना, जिसने शिविर को उसका अशुभ शीर्षक दिया था, स्टम्पी की सुनने की दूरी के भीतर अनुमति नहीं थी। पुरुष फुसफुसाते हुए बात करते थे या भारतीय गंभीरता के साथ धूम्रपान करते थे। इन पवित्र परिसरों में अपवित्रता को चुपचाप छोड़ दिया गया था और पूरे शिविर में अपशब्दों का एक लोकप्रिय रूप, जिसे डिएन द लक और कर्स द लक के रूप में जाना जाता है, को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका एक नया व्यक्तिगत अर्थ था। मुखर संगीत पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था क्योंकि माना जाता था कि इसमें सुखदायक, शांत करने वाला गुण होता है, और एक गीत जिसे महामहिम के ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशों के एक अंग्रेज नाविक मैनोवार जैक ने गाया था, एक लोरी के रूप में काफी लोकप्रिय था। यह एरेथुसा 74 के कारनामों का एक शोकपूर्ण पाठ था जो एक धीमी आवाज में प्रत्येक छंद के बोझ पर एक लंबे समय तक मरने के साथ समाप्त होता था। ऑन बोर्ड ऑफ द एरेथुसा, जैक को द लक को पकड़े हुए एक जहाज की गति के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ झूलते हुए और इस नौसैनिक गीत को गुनगुनाते हुए देखना एक शानदार दृश्य था। जैक के अजीबोगरीब झूलों या उसके गाने की लंबाई के कारण इसमें 90 छंद थे और इसे अंत तक ईमानदारी से जारी रखा गया था। लोरी का आम तौर पर वांछित प्रभाव होता था। ऐसे समय में पुरुष गर्मियों की हल्की धुंधलके में पेड़ों के नीचे पूरी लंबाई में लेट जाते थे, अपने पाइप पीते थे और मधुर उच्चारणों का आनंद लेते थे। शिविर में एक अस्पष्ट विचार व्याप्त था कि यह देहाती खुशी थी। यह यहाँ की तरह लगता है, कॉकनी सिमंस ने कहा, ध्यान से अपनी कोहनी पर झुकते हुए, यह हमेशा होता है। यह उसे ग्रीनविच की याद दिलाता था। गर्मियों के लंबे दिनों में लक को आमतौर पर उस घाटी में ले जाया जाता था जहां से रोवरिंग कैंप का सुनहरा भंडार ले जाया जाता था। वहां चीड़ की टहनियों पर बिछे एक कंबल पर वह लेटा रहता था जबकि लोग नीचे की खाइयों में काम कर रहे होते थे।
बाद में इस बावर को फूलों और मीठी महक वाली झाड़ियों से सजाने की एक बेढंगी कोशिश की गई और आमतौर पर कोई उसके लिए जंगली हनीसकल, एजेलिया या लास मारिपोसस के रंगे हुए फूलों का गुच्छा ले आता था। लोगों को अचानक इस तथ्य का एहसास हुआ कि इन छोटी छोटी चीजों में सुंदरता और महत्व था, जिन्हें उन्होंने इतने लंबे समय तक लापरवाही से अपने पैरों के नीचे रौंदा था। चमकते हुए अभ्रक का एक टुकड़ा, रंगीन क्वार्ट्ज का एक टुकड़ा, नाले के तल से एक चमकदार कंकड़ इस तरह से साफ और मजबूत होने पर आंखों के लिए सुंदर हो जाता था और हमेशा लक के लिए अलग रखा जाता था। यह आश्चर्यजनक था कि जंगल और पहाड़ियों ने कितने खजाने दिए जो टॉमी के लिए काम आएंगे। परिलोक से बाहर निकले बच्चे के पास पहले कभी न होने वाले ऐसे खिलौनों से घिरा हुआ। उम्मीद है कि टॉमी संतुष्ट होगा। वह शांतचित्त और खुश दिखाई दे रहा था, हालांकि उसके चारों ओर एक शिशु जैसी गंभीरता थी। उसकी गोल भूरी आंखों में एक चिंतनशील रोशनी थी जो कभी कभी स्टम्पी को चिंतित कर देती थी। वह हमेशा विनम्र और शांत रहता था, और यह दर्ज है कि एक बार अपने बाड़े से आगे निकलकर, जो कि उसके बिस्तर के चारों ओर चीड़ की टहनियों की एक बाड़ थी, वह अपने सिर के बल नरम मिट्टी में गिर गया और अपने धब्बेदार पैरों के साथ कम से कम 5 मिनट तक उसी स्थिति में अडिग गंभीरता के साथ हवा में रहा। उसे बिना किसी बड़बड़ाहट के बाहर निकाला गया। मैं उसकी बुद्धिमत्ता के कई अन्य उदाहरणों को दर्ज करने में संकोच करता हूं, जो दुर्भाग्य से पूर्वाग्रही दोस्तों के बयानों पर आधारित हैं। उनमें से कुछ अंधविश्वास के रंग से रहित नहीं थे। मैं अभी किनारे पर आया हूं, केंटक ने एक दिन उत्साह में सांस फूलने की स्थिति में कहा, और अगर वह अपनी गोद में बैठा हुआ किसी जयबर्ड से बात नहीं कर रहा होता तो मेरी जान को खतरा होता। वे वहां थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहें, स्वतंत्र और मिलनसार, एक दूसरे से दो चेरी बम्स की तरह ठहाके लगा रहे थे। हालांकि चाहे वह देवदार की शाखाओं पर रेंग रहा हो या अपनी पीठ पर आलसी ढंग से लेटा हुआ हो और अपने ऊपर पत्तियों को देख रहा हो, उसके लिए पक्षी गा रहे थे, गिलहरियां चहचहा रही थीं और फूल खिल रहे थे। प्रकृति उसकी नर्स और सहपाठी थी। उसके लिए वह पत्तियों के बीच से सूरज की सुनहरी किरणें छोड़ती थी जो उसके हाथ में पड़ती थीं। वह बे और रालदार गोंद के साथ भटकती हवाएं उसके पास भेजती थी। उसके लिए ऊंचे रेडवुड परिचित और नींद से भरे हुए सिर हिलाते थे, भौंरे भिनभिनाते थे और कौवे नींद में साथ देते थे। रोअरिंग कैंप की गर्मियां ऐसी ही सुनहरी थीं। वे फ्लश टाइम थे और किस्मत उनके साथ थी। दावों ने बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया था। कैंप को अपने विशेषाधिकारों से जलन होती थी और अजनबियों को संदेह की नजर से देखा जाता था। अप्रवास को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था और अपने एकांत को और भी बेहतर बनाने के लिए कैंप के चारों ओर की पहाड़ी दीवार के दोनों ओर की जमीन पर उन्होंने पहले से ही कब्जा कर लिया था। इसने और रिवॉल्वर के साथ विलक्षण दक्षता की प्रतिष्ठा ने रोअरिंग कैंप के रिजर्व को अक्षुण्ण रखा। एक्सप्रेसमैन आसपास की दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क सूत्र कभी कभी कैंप की अद्भुत कहानियां सुनाता था। वह कहता था, उनके पास रोअरिंग में एक सड़क है जो रेड डॉग की किसी भी सड़क पर बिछ सकती है। उनके घरों के चारों ओर बेलें और फूल हैं और वे दिन में 2 बार नहाते हैं। लेकिन वे अजनबियों के साथ बहुत कठोर हैं और वे एक इंडियन बेबी की पूजा करते हैं। कैंप की समृद्धि के साथ और सुधार की इच्छा भी पैदा हुई। यह प्रस्ताव रखा गया कि अगले वसंत में एक होटल बनाया जाए और 1 या 2 अच्छे परिवारों को दलक के लिए वहां रहने के लिए आमंत्रित किया जाए, जो शायद महिला संगति से लाभान्वित हो सकते हैं। सेक्स के प्रति इस रियायत की कीमत पर इन पुरुषों को जो बलिदान देना पड़ा, जो इसके सामान्य गुण और उपयोगिता के संबंध में बहुत ही संदेहास्पद थे, उसका हिसाब केवल टॉमी के प्रति उनके स्नेह से लगाया जा सकता है। कुछ लोग फिर भी डटे रहे, लेकिन संकल्प को 3 महीने तक लागू नहीं किया जा सका और अल्पसंख्यक ने इस उम्मीद में विनम्रतापूर्वक हार मान ली कि शायद इसे रोकने के लिए कुछ हो जाए। और ऐसा हुआ भी। 1851 की सर्दी लंबे समय तक तलहटी में याद की जाएगी। सियरास पर बर्फ जमी हुई थी और हर पहाड़ी नाला एक नदी बन गया था और हर नदी एक झील। प्रत्येक घाटी और नाला एक अशांत जलमार्ग में बदल गया था जो पहाड़ी ढलानों से नीचे उतरता था, विशाल पेड़ों को तोड़ता था और मैदान के साथ अपने बहाव और मलबे को बिखेरता था। रेड डॉग 2 बार पानी के नीचे था और रोरिंग कैंप को पहले से ही चेतावनी दी गई थी। पानी ने उन घाटियों में सोना डाल दिया, स्टम्पी ने कहा। यह एक बार यहाँ था और फिर से यहाँ होगा। और उस रात नॉर्थ फोर्क अचानक अपने किनारों से उछल गया और रोरिंग कैंप की त्रिकोणीय घाटी को बहा ले गया।
बहते पानी, टूटते पेड़ों और चटकती लकड़ी और अंधेरे की उलझन में जो पानी के साथ बहता हुआ और सुंदर घाटी को धुंधला कर देता था, लेकिन बिखरे हुए शिविर को इकट्ठा करने के लिए बहुत कम किया जा सकता था। जब सुबह हुई तो नदी के किनारे के सबसे नजदीक स्टम्पी का केबिन गायब था। घाटी के ऊपर उन्हें उसके बदकिस्मत मालिक का शव मिला, लेकिन गर्व, उम्मीद, खुशी, दलक ऑफ रोवरिंग कैंप गायब हो गया था। वे दुखी मन से लौट रहे थे जब किनारे से एक चिल्लाहट ने उन्हें वापस बुलाया। यह नदी के नीचे से एक राहत नाव थी। उन्होंने कहा, उन्होंने एक आदमी और एक शिशु को उठाया था जो लगभग 2 मील नीचे लगभग थक गए थे। क्या कोई उन्हें जानता था और क्या वे यहाँ के थे? उन्हें केवल एक नज़र की जरूरत थी कि वे केंटक को वहां लेटे हुए देखें, क्रूरता से कुचला और घायल, लेकिन अभी भी द लक ऑफ रोअरिंग कैंप को अपनी बाहों में पकड़े हुए। जब वे अजीब तरह से मिश्रित जोड़े के ऊपर झुके तो उन्होंने देखा कि बच्चा ठंडा और नाड़ीहीन था। वह मर चुका है, एक ने कहा। केंटक ने अपनी आंखें खोलीं। मर गया, उसने कमजोरी से दोहराया। हाँ मेरे दोस्त, और तुम भी मर रहे हो। मरते हुए केंटक की आंखों में मुस्कान चमक उठी। मर रहा है, उसने दोहराया। वह मुझे अपने साथ ले जा रहा है। लड़कों से कहो कि अब किस्मत मेरे साथ है। और वह बलवान आदमी उस कमजोर बच्ची को उसी तरह से पकड़ता है जैसे डूबता हुआ आदमी एक तिनके को पकड़ता है और उस छायादार नदी में बह जाता है जो हमेशा के लिए अज्ञात समुद्र में बहती है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लिख के और ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानी के